हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्या था? वेव नेचर ऑफ मैटर। किसकी बात करते हैं बच्चों? वेव नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, देखो बच्चों, हमने पीछे पढ़ा था अभी कि कौन आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है? पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और आपके इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब क्या बताते हैं? आपके वेव नेचर को। ठीक है, तो आप बात कर सकते हो आपको यहाँ से पार्टिकल का वेव नेचर भी होता है बच्चों, और पार्टिकल नेचर भी होता है। दोनों नेचर की बात करते हैं, पार्टिकल नेचर की भी और नेचर। अब ड्यूअल नेचर लिख लो यहाँ पे, ड्यूअल नेचर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, कौन कौन से नेचर की बात करते हैं बच्चों? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो वेव नेचर के बारे में आपने कहाँ पढ़ा? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे एक्सपेरिमेंट किसके बारे में बताते हैं बच्चों? पार्टिकल का वेव नेचर बताते हैं। इन सारे एक्सपेरिमेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि पार्टिकल हैव द वेव नेचर। पार्टिकल नेचर में बच्चों कहाँ पढ़ते हैं? जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, ये आपका क्या बताते हैं बच्चों? पार्टिकल नेचर बताते हैं। आपके पास एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी होता है, आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ये सारे क्या बताते हैं? आपका पार्टिकल नेचर, ठीक है। और ये क्या बताता है? पार्टिकल का वेव नेचर, और ये पार्टिकल नेचर के एक्सपेरिमेंट। ये सारे एक्सपेरिमेंट पार्टिकल नेचर को बताते हैं, और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके वेव नेचर को डिफाइन करते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है ये बात कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है कि लाइट रेडिएशन ऑफ द पार्टिकल नेचर। फोटो कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बच्चों +1 में पढ़ते हैं, और कॉम्पटन इफेक्ट आपका हायर क्लासेस में आएगा। अभी ये सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है, बोर्ड में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो ये आपका क्या बताता है? पार्टिकल नेचर। ठीक है, आज हमें बात करनी है बच्चों किसकी? वेव नेचर ऑफ द मैटर की। ठीक है, कि मैटर जो है बच्चों उसका भी डुअल नेचर होता है। मैटर हैव द डुअल नेचर। ठीक है, एक बार नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से। नोट कर लिया नोट बच्चों? सबने हो गया नोट? हो गया? अब देखो, अब देखिए बच्चों, यहां से आपके पास हम क्या बात कर रहे हैं कि मैटर हैव द डुअल नेचर। मैटर, अब हमें क्या पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे कि मैटर का नेचर भी कैसा होता है? डुअल, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। मैटर के अंदर पार्टिकल तो बच्चों होते ही है, तो पार्टिकल नेचर तो है ही। अब डी ब्रोगली ने क्या बताया कि मैटर जो पार्टिकल जो मूव करता है तो उसमें वेव नेचर भी क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सिर्फ हाइपोथेसिस थी बच्चों ये इसकी। डी ब्रोगली ने पहले सिर्फ जस्ट हाइपोथेसिस दी थी, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस वहां पे नहीं था। ठीक है, डी ब्रोगली ने क्या कहा बच्चों? एवरी मूविंग पार्टिकल has a wave associated with it. डी ब्रोगली ने क्या कहा? एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट। इस एक लाइन के लिए उसको नोबेल प्राइज मिल गया था बच्चों। अब इसकी बताएंगे हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, बिकॉज उसने कहा ऐसा क्यों? उसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था बच्चों इसका। फिर उसने कहा कि बिकॉज
नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस वहां पे नहीं था, ठीक है। सिर्फ उसने एक लाइन लिखी और उसने कहा कि बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री, इन लाइंस के लिए उसको एक नोबेल प्राइज मिल गया था, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। डी ब्रोगली उस टाइम पीएचडी कर रहे थे, जो भी था आपके पास, तो डी ब्रोगली ने अपनी थीसिस के अंदर, पीएचडी जब करते हैं थीसिस लिखते हैं, तो ये लाइनें लिखी, उसको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए, ठीक है। उस टाइम सभी जो उसके सीनियर थे उनको लगा ऐसा थोड़ी ना होता है, किसी ने उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में आइंस्टीन को बुलाया गया। आइंस्टीन उस टाइम काफी फेमस साइंटिस्ट था बच्चों, ठीक है। तो आइंस्टीन ने कहा कि ये सही कह रहे हैं, कि ये बात है सही, आइंस्टीन की बात मान ली गई और उसको डिग्री पीएचडी की दे दी गई। बाद में बच्चों डेविसन और जर्मन ने इसको एक्सपेरिमेंटली करा, तो बाद में डेविसन और जर्मन को भी प्राइज मिला था इसके लिए। एक्सपेरिमेंटली डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट करा, तो उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव करा, हाँ ये बात सच है, ठीक है। अभी मैं इसको बताती हूँ। तो डी ब्रोगली ने जस्ट हाइपोथेसिस दी थी, इस टाइम पे उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं कहा था, उसने सिर्फ ये कहा कि जब कोई भी पार्टिकल है जो मूव करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है, सिर्फ इतनी सी बात कही थी उसने, ठीक है। अब इसके प्रूफ के लिए क्या था, उसने कहा कि जो वेवलेंथ होगी, कि जो मूविंग पार्टिकल उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा बाई एचपी या एमबी, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। आइंस्टीन ने कहा कि हाँ, क्योंकि आइंस्टीन ने भी तो क्या माना था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन एक पार्टिकल है, ठीक है, जब वो मूव करता है तो वो वेव बनाता है। तो आइंस्टीन की थ्योरी से रिलेटेड करा गया। आइंस्टीन की थ्योरी क्या कहती है बच्चों, एच न्यू, ठीक है। फोटोन की एनर्जी क्या होती है बच्चों, एच न्यू, फोटोन को एक पार्टिकल के रूप में माना था उसने, ठीक है। और आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है कि इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। तो इसको दोनों को बराबर रखा, उसने पार्टिकल को बराबर माना था, उसने क्या माना था, फोटोन को आइंस्टीन ने पार्टिकल माना था इसमें, तो ये भी एनर्जी होगी। और आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी यही कहता है कि एक पार्टिकल की एनर्जी ये हो सकती है। इन दोनों से देखा बच्चों तो एच सी बाई लैम्डा इंटू एम सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कैंसिल, तो एच बाई लैम्डा इंटू एम सी, तो एच किसके बराबर हो गया बच्चों, लैम्डा बाई एम सी, ठीक है। सी फोटोन किसे चल रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट से, किसी सारे पार्टिकल तो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकते। अगर वेव वेलोसिटी के लिए बात करें तो वहां पे हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, तो ये बात मैथमेटिकली भी कहीं तक थोड़ी सी सही लगी, ठीक है। फिर इसको बच्चों निकाला गया, एक बार नोट करो इस पॉइंट को, फिर आगे डिस्कस करते हैं। फिर बच्चों इसको किसी पार्टिकल या बॉडी के लिए निकाला मैथमेटिकली, हो गया। अब देखिए तो क्या था बच्चों इसके लिए, डी ब्रोगली ने क्या कहा, मैटर का भी नेचर कैसा होता है, ड्यूअल होता है। मैटर है द पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, मैटर के अंदर पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल तो होते ही है बच्चों मैटर में, ऑब्वियस सी बात है। जो पार्टिकल मूव करते हैं तो वेव नेचर एसोसिएटेड होता है उनके साथ। कौन सा नेचर एसोसिएटेड होता है, उसने कहा कोई बॉडी है जिसका कुछ भी मास मान लिया उसने 20 किलोग्राम मास मान लिया, वो मूव कर रही है, ठीक है। तो बताइए इसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, h बाई एम वी, ठीक है। तो h प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है 6.6 टू 10⁻⁻34, मास कितना था बच्चों 20 किलोग्राम, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी मान लो बच्चों कुछ भी, इसकी जो वेलोसिटी है, मास इसकी वेलोसिटी मान लो आप लोग 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बने बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू 10 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बने बच्चों लगभग 3.31 10⁻⁻32 मीटर, इतनी वेवलेंथ, बहुत ज्यादा वेवलेंथ, 10⁻32 वेवलेंथ बच्चों। मतलब इस वेवलेंथ को मेजर करना बहुत मुश्किल था बच्चों, ये वेवलेंथ तो डिटेक्ट ही नहीं हो रही थी। दिस वेवलेंथ इज वेरी स्लो, 10⁻32, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक्सरे रेंज में हमने जब स्पेक्ट्रम पढ़ा तो वहां पे एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर में वेवलेंथ की बात करी थी, सबसे ज्यादा मिनिमम वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर के आसपास हो सकती थी एंगस्ट्रॉम में। दिस वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ठीक है। दिस इज कैन नॉट बी डिटेक्टेड, दिस इज कैन नॉट बी डिटेक्टेड, कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ये वेवलेंथ बच्चों डिटेक्ट नहीं हो रही थी, दिस वेवलेंथ एक्सपेरिमेंट के अंदर डिटेक्ट ही नहीं, क्योंकि वेवलेंथ जो इंस्ट्रूमेंट एक्सपेरिमेंट था उस टाइम पे
आपके अभी भी है बच्चों, वो अभी भी नहीं हो सकती इसमें तो वो एंगस्ट्रॉम में ही बच्चों पॉसिबल थी इतनी वेवलेंथ तो, ठीक है। तो उसने बाद में फिर उसके जो ऊपर जो सीनियर थे उसके डी ब्रोगली के, वो कहने लगे ऐसा कुछ नहीं, बकवास कर रहा है लड़का, ऐसा कुछ नहीं। तो उसने कहा नहीं रुको भाई रुको, अभी भी कहानी पॉसिबल है। फिर उसने यहाँ पे कहा बच्चों फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल, फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए क्या बात करी बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, इन सब के लिए बात करी। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए ही बच्चों ज्यादातर एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्सपेरिमेंट सारे करे गए, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इतना मोशन नहीं होता। जनरली जो डेविसन और जर्मन और थॉमसन भी एक एक्सपेरिमेंट था, वो भी इलेक्ट्रॉन पे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी ये चीज पॉसिबल थी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। तो इस इक्वेशन में लगाया लैम्डा इज इक्वल टू h बच्चों 6.62 10⁻³ इंटू मास कितना है 9.1 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, मान ले बच्चों इतनी स्पीड से, लगभग कितनी स्पीड से मूव करता है, फोटोन की स्पीड से ही मूव कर लेता है लगभग उस स्पीड के, अगर हम बराबर मान ले लगभग, तो मान लिया कि वो मान ले 10⁻6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है बच्चों, वो मूव कर रहा है, ठीक है। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 10⁻6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, 10⁻6, ठीक है। इसको बच्चों यहाँ से सोल्व कर रहा, जब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, शायद 7.7 10⁻−10 अंगस्ट्रॉम, 10 मीटर, मतलब कि 7.7 अंगस्ट्रॉम आ गई लगभग। तो इतनी वेवलेंथ तो बच्चों डिटेक्टेड थी, एक्सपेरिमेंट करा तो ये वेवलेंथ बच्चों डिटेक्टेड थी। मतलब कि कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री डी ब्रोगली ने, हालांकि अब तो थोड़ा और भी एक्सटेंड हो गया बच्चों, आयोडीन वगैरह या कुछ और भी चीजों के लिए थोड़ा हो गया एक्सटेंड, ठीक है, लेकिन इतनी वेवलेंथ डिटेक्ट हो सकती थी, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल की वेवलेंथ डिटेक्टेड थी, डिटेक्ट मतलब उसको देख सकते थे। इसका हाँ फिर ये बात प्रूव हुई हाँ कि आपके पास यहाँ से एक्सपेरिमेंटली अभी भी नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, उसी बेसिस पे देखा तो बताया कि हाँ जो भी मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसका वेव नेचर एसोसिएटेड होता है, कि मूविंग पार्टिकल के साथ वेव नेचर क्या है बच्चों, एसोसिएटेड। एक बार नोट करिए इस पॉइंट को। मतलब ये बात हो गई यहाँ से थोड़ी सी सेटिस्फाई हुई कि इलेक्ट्रॉन जब भी पार्टिकल मूव करता है मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है। डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को सही माना गया। बाद में डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट भी करा था, हो गया, नोट कर लिया सबने, कर लिया ना बच्चों सबने, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब बच्चों न्यूमेरिकल थोड़े से पॉइंट्स हमारे अलग अलग भी आते हैं इससे रिलेटेड। जैसे हम बात करें बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं लैम्डा वेवलेंथ क्या बताई थी, h/p, ठीक है। तो अब ये रिलेशन बच्चों हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल की फॉर्म में हम रिलेशन, टेम्परेचर की फॉर्म में रिलेशन निकालेंगे और न्यूमेरिकल इस फॉर्म में पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बच्चों आपकी इतनी थी कि डी ब्रोगली ने ही हाइपोथेसिस थी, जस्ट एक्सपेरिमेंट, उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। उसने कहा कि कोई भी मूविंग पार्टिकल उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी, उसके लिए वेवलेंथ λ/h/p, ठीक है। ये उसने उसके बारे में पता। अब बात करते हैं वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, यहाँ से आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m, ठीक है। तो p² क्या हो जाएगा बच्चों, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो p की वैल्यू 2m काइनेटिक एनर्जी का अंडर, ठीक है। तो मैं वेवलेंथ को क्या लिख सकती हूँ बच्चों, h/p, p की वैल्यू क्या है बच्चों 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो एक रिलेशन तो बच्चों हमारे पास ये आ जाता है काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। अब इस काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल, यहाँ पुट कर दो तो लैम्डा हो जाएगी बच्चों h/2m इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। इतना नोट करिए बच्चों यहाँ से।
हो गया। अब यहाँ से न्यूमेरिकल देखो कैसे पूछता है आपसे, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ से कहूँ आपके पास, दोनों से बात कर लेते हैं, इसको मैं ये भी लिख दूँ h/2m इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। मैं अगर पहले रिलेशन की यहाँ से बात करूँ बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ for alpha particle, proton and neutron. If kinetic energy same, kinetic energy of the particle same. अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, सेम, तो काइनेटिक एनर्जी सेम, एस तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ से इस रिलेशन की बात करूँ तो लैम्डा क्या हो जाएगा, h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी सेम है बच्चों तीनों केस में, कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, ऐसे कह सकते लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट ऑफ द मास। तो आपको पता है बच्चों प्रोटॉन का मास मान लिया आपके पास क्या है, p है। जैसे आपके पास हाइड्रोजन के एटम के लिए बात करें तो प्रोटॉन का मास मान लिया, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे लिख लो, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है बच्चों, m मान लिया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, मास कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। हीलियम का मास क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, 4 इंटू m, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास होता है बच्चों प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास होता है आपके पास, न्यूट्रॉन की ड्यूटोरियम लिख लो आप लोग, वैसे थोड़ा ज्यादा होता है हमेशा, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है किससे, प्रोटॉन से। जैसे प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, और जो न्यूट्रॉन होता है उसका मास होता है 1.687 × 10⁻27 किलोग्राम, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं। बाकी वैसे आप इन जनरल देखो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है किससे, प्रोटॉन से, ठीक है। जैसे ड्यूट्रॉन लिख लो यहाँ पे, आप क्वेश्चन में ड्यूट्रॉन ही दे रखा था, ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों, 1H2, ठीक है। तो ड्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से देखो सबसे ज्यादा मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का, फिर ड्यूट्रॉन का, और फिर किसका बच्चों, सबसे ज्यादा मास किसका है आपका, अल्फा पार्टिकल का, फिर मास किसका ज्यादा है, ड्यूट्रॉन का, फिर मास किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का, ठीक है। तो वेवलेंथ उल्टी हो जाएगी बच्चों, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, जिसका मास कम है, तो वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन सबसे ज्यादा, फिर वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा, फिर वेवलेंथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी पार्टिकल आपको दे देता है, अगर वो कहता है काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो आप इस रिलेशन को यूज करेंगे। नोट करिए बच्चों जल्दी से, हो गया अब नोट बच्चों सबका, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपका तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या आया बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, h/mv, एक क्या आया h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, एक क्या आया h/2m चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। ये हमने पढ़ा। अगर वो कहता है क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में बात करें बच्चों कि एक अल्फा पार्टिकल है, एक ड्यूटोरियम है, और एक आपके पास प्रोटॉन है, ठीक है। Find the de Broglie wavelength. Find the de Broglie wavelength for alpha particle, deuterium and proton.
अल्फा पार्टिकल, ड्यूटोरियम एंड प्रोटॉन के लिए निकालना है, ठीक है। इफ पोटेंशियल इज सेम, इफ पोटेंशियल इज सेम, अगर पोटेंशियल क्या कह रहा है बच्चों, सेम, ठीक है। तो देखिए इसके हम लोग एक बार जनरल, अगर सिर्फ ऑर्डर पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो पोटेंशियल की वैल्यू दे दे तो फिर थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। पहले मैं बात करूँ ऑर्डर की, तो अगर मैं इस रिलेशन की बात करूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू 2m इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो मास सेम है, यहाँ पे मास क्या है, सेम है, सॉरी पोटेंशियल सेम है बच्चों, पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। मास अलग होगा, चार्ज भी अलग होगा सबके ऊपर, ठीक है। तो पहले मैं ऑर्डर की बात कर लेती हूँ। जैसे मैं बात करूँ मास ऑफ अल्फा पार्ट, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या मान लिया, p, p क्या मतलब बच्चों, प्रोटॉन, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन अभी बताया था, प्रोटॉन मतलब बच्चों 1h1, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब ये प्रोटॉन के लिए लिखते हो, ये न्यूट्रॉन के लिए, और ये आपका अल्फा पार्टिकल, ये आपको पता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मैं प्रोटॉन के लिए mp मान लेती हूँ। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब चार्ज की बात कर लेते हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज क्या है बच्चों, Q है। तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Q। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये प्रोटॉन का इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, एंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, सॉरी मैं गलत बोल गई। तो चार्ज तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे चार्ज तो Qp ही रहेगा, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम रहेगा, अल्फा पार्टिकल पे 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है, चार्ज। अब यहाँ पुट कर दीजिए। तो अब यहां से मैं देखो बच्चों, सबसे पहले जनरली क्वेश्चन में रेशियो पूछता है वो ना, जनरली क्वेश्चन में क्या पूछता है, रेशियो। बाकी मैं पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रही थी, तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ये तो मैंने आपको रेशियो लिख के दिखा दिया। तो वो पोटेंशियल इज सेम, क्या बना बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई 2m इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं बात करूं लैम्डा अल्फा डिवाइड बाई लैम्डा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखो वैसे अगर ऑर्डर की बात करें, अगर सिर्फ ऑर्डर की बात करें तो देखो सबसे ज्यादा मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का, सबसे ज्यादा चार्ज भी किसका है, अल्फा पार्टिकल, सिर्फ ऑर्डर की बात करें, ठीक है। फिर क्या है बच्चों, मास किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का, चार्ज प्रोटॉन का उसका सेम है। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हो तो देखो, तो आपके पास बाकी सब कांस्टेंट हो गए, तो क्या बचेगा, सिर्फ नीचे Q इंटू वी, इसको ऐसे लिख लू मैं, पोटेंशियल इंटू वी, ठीक है। पोटेंशियल सेम है तो मास अलग आएगा, पोटेंशियल सेम है तो m इंटू में चार्ज, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है, फिर सबसे ज्यादा मास न्यूट्रॉन का है, फिर सबसे ज्यादा मास प्रोटॉन का है। चार्ज की बात करें, सबसे ज्यादा चार्ज अल्फा पार्टिकल का है, फिर प्रोटॉन का, चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन सेम है, Qp, ठीक है। तो अगर आप इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी, चार्ज तो सेम है, चार्ज में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, लेकिन मास तो इसका ज्यादा है ना, न्यूट्रॉन का। तो इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल का सबसे ज्यादा वेवलेंथ प्रोटॉन की होगी, फिर सबसे ज्यादा वेवलेंथ न्यूट्रॉन की होगी, फिर सबसे ज्यादा वेवलेंथ बच्चों किसकी होगी, आपकी अल्फा पार्टिकल। अगर सिर्फ ऑर्डर की बात करें, क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाता है, तो सिर्फ अगर ऑर्डर की बात करें तो आप ऐसे बता सकते हैं, एक बार इतना नोट करो। फिर वो क्वेश्चन में पूछ लेता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन, किसके लिए बात कर लेता है, if potential is same find the ratio of wavelength, find the ratio of wavelength। मैं एक ही क्वेश्चन में कई कंसेप्ट करवाने की कोशिश कर रही हूँ।
फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ। तो देखो ऑर्डर लिख लिया बच्चों सबने, ऑर्डर समझ में आ गया। अब देखो अगर पोटेंशियल सेम है, क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ। तो देखो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन, दो रेशियो दो के बीच में पूछेगा। वो अल्फा ड्यूट्रॉन प्रोटॉन किसी के लिए पूछा, अगर अल्फा के लिए बात करें तो 1 में इसको क्या लिख दोगे बच्चों, एम अल्फा क्यू अल्फा, ठीक है। इसी तरह ये ड्यूट्रॉन का लिखे तो 1 में एम ड्यूट्रॉन क्यू ड्यूट्रॉन, ठीक है। तो लैम्डा अल्फा डिवाइड बाय लैम्डा ड्यूट्रॉन। तो देखो मास ऑफ अल्फा कितने के बराबर है बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। इस ड्यूट्रॉन के लिए लिख दिया मैंने, चलो ड्यूट्रॉन के हिसाब से कंपैरिजन करें। मैं प्रोटॉन लिख देती थोड़ी देर के लिए भी ना, फिर ड्यूट्रॉन के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए लिख लेते हैं पहले, क्योंकि मैंने प्रोटॉन से लिखा, बाकी ड्यूट्रॉन से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बना बच्चों 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और ये 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और ये मास ऑफ प्रोटॉन और ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो ये इससे कैंसिल, और ये आपस में अंडर ये बनेगा नीचे बच्चों, आपस में कैंसिल, तो नीचे बना √4 इंटू √2, ठीक है। तो ये बनेगा 2√2, क्या आएगा रेशियो 2√2। तो अल्फा ड्यूट्रॉन, अल्फा और ड्यूट्रॉन का रेशियो क्या आ गया, 1:2√2, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, नोट करिए एक बार जल्दी से इसको। अगर ड्यूट्रॉन के लिए पूछता ड्यूट्रॉन के लिए निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके लिए निकल जाएगा, ठीक है। हो गया नोट, बस वही देखना है। अब यहाँ पे लिख लोगे कि मास ऑफ ड्यूट्रॉन मान लिया कितना आपके पास m है, ठीक है। तो आपके पास मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना है मान लिया यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ ड्यूट्रॉन की लिए बात करती हूँ, ये नोट कर लिया होगा सभी ने पहले। अगर आप कहो तो मैडम ने बताया ड्यूट्रॉन का क्यों डिलीट कर दिया, है ना, ड्यूट्रॉन का तो आता नहीं हो इसलिए नहीं करवाया, अरे करवा रही हो भाई। ड्यूट्रॉन का देखो मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या मान लोगे m, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, यहां से देखो क्या है, इसे डबल है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ठीक है। अरे एम डैश लिख लो, लिखो क्या पूरा ही, मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना हो गया md, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन। अल्फा चार्ज के लिए बात कर लेते हैं, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन क्या मान लिया आपने, Q मान लिया, ठीक है, QD लिख लो। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, इससे डबल है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ QD। बस आप कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ड्यूट्रॉन के लिए बात करते हो तो लैम्डा अल्फा बाई लैम्डा ड्यूट्रॉन, ठीक है। तो 1 मास ऑफ अल्फा, देखो इस रिलेशन से लिख रही हूँ, अल्फा का मास यहाँ पे कितना, 2 टाइम्स ऑफ md, ठीक है। अब चार्ज क्या है, 2 टाइम्स ऑफ क्यू अल्फा ड्यूट्रॉन। तो ऊपर मास ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, ये आपस में बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे क्या बन जाएगा, अल्फा बाई ड्यूट्रॉन, तो 1/√2 इंटू √2, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए केस कुछ कोई भी पार्टिकल दे सकता है, बस आपको उससे रिलेटेड मास और चार्ज पता होना चाहिए, ठीक है। नोट करिए इस पॉइंट को, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। हो गया नोट कर लिया सबने। अब देखो यहाँ पे, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अब कंपटीशन में कई बार अलग तरीके से भी पूछा हुआ है यहाँ से ना, वो देखिए कैसे। अब बात करते हैं बच्चों अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर सिर्फ अब यहाँ पे तो देखो सिर्फ ऑर्डर पूछ रहा था, अगर वो किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल दे दे तो फिर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर इलेक्ट्रॉन, तो देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला, अब ये लिखेंगे 2m इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है, 2m इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो लैम्डा कितना आएगा बच्चों, H/2m, m की वैल्यू क्या है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे
कितना 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाई v। ठीक है, पोटेंशियल एच प्लस कांस्टेंट की वैल्यू रख लो 6.62 10⁻⁻34। ये वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, और इन सबको जब बच्चों आप यहाँ से सोल्व करोगे तो लगभग ये जो वैल्यू आती है ये आ जाएगी 12.27 √v इंटू अंगस्ट्रो। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। अगर वो मान लो कह देता क्वेश्चन में कि इफ इलेक्ट्रॉन हैव दिस मास दिस पोटेंशियल देन फाइंड द वेवलेंथ, तो इलेक्ट्रॉन की अब ये सारी वैल्यू वहां पे सोल्व नहीं करी, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। नोट करिए इस पॉइंट को। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन हैव पोटेंशियल 20 वोल्ट तो फाइंड इट्स वेवलेंथ। फाइंड वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिख दोगे वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन 12.27, यहाँ पे √20 रख दो बस, इसको सोल्व करके आंसर लिख दो। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, कर लो, नोट कर लो जल्दी से। हो गया नोट। अब देखिए, अब बात करते हैं फॉर ये हमने इलेक्ट्रॉन के लिए बात करी, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू आई बच्चों मैं लिख देती हूँ 12.27 √v इंटू अंगस्ट्रो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों इसके अंदर फॉर प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए बच्चों प्रोटॉन का मास क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ 1.6 10⁻⁻27। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब यहाँ पे सिर्फ मास ऑफ द प्रोटॉन और चार्ज तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम ही होता है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 10⁻⁹। ठीक है, कूलम। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एच प्लैंक्स कांस्टेंट रख देंगे। तो यहाँ से जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी बच्चों आपके पास, वो वैल्यू आ जाएगी 0.286 √v इंटू अंगस्ट्रो। तो ये रिजल्ट याद रखना है आपको डायरेक्ट। ठीक है, फॉर ड्यूट्रॉन। ठीक है, ड्यूट्रॉन के लिए बात करें बच्चों, तो ड्यूट्रॉन के लिए क्या होता है, ड्यूट्रॉन का मास क्या होता है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम। और चार्ज कितना होता है प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, यहाँ भी समझाया मैंने, कितना होता है प्रोटॉन के चार्ज के बराबर। ठीक है, अब ये सब वैल्यू बच्चों इस रिलेशन में रखोगे, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, तो आपके पास यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.202 √v इंटू अंगस्ट्रो। ठीक है, नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से। इधर लिख दो अल्फा पार्टिकल के लिए, समझ आ जाएगा। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, क्या लिख दो 4 अल्फा पार्टिकल, नंबर 4 अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो लैम्डा का फॉर्मूला बच्चों वही रहेगा 2m चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, तो ये बस अब यहाँ पे याद रखना अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है बच्चों 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स, 4 इंटू 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो यहाँ पुट करिए बच्चों ये सब वैल्यू, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, मतलब कि क्यू अल्फा 2 इंटू 1.6 10⁻⁹। तो ये आपको पेपर में थोड़ी इजी बन जाएगा, कोई पोटेंशियल आपको दे देता है एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट सोल्व कर पाएंगे आप वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन याद रहेंगे। तो यहाँ से लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल कितनी हो जाएगी बच्चों 0.101 √v। ठीक है, अब इन केसेस में से अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो कैलकुलेशन करना इजी रहेगा एग्जाम के अंदर। इलेक्ट्रॉन का आपके बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना, नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया, कर लिया नोट बच्चों, 1 2 3 नोट हो गया सबका। अब देखो बच्चों, अब बात
बात करते हैं फॉर थर्मल न्यूट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अनचार्ज पार्टिकल, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अनचार्ज पार्टिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ for uncharged particle, जैसे बात करें बच्चों फॉर थर्मल न्यूट्रॉन, फॉर न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है बच्चों, थर्मल न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल है। थर्मल न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है, किसके लिए बात करेंगे बच्चों, थर्मल न्यूट्रॉन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, वेवलेंथ एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो बच्चों इस केस में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है ना थर्मल न्यूट्रॉन के केस में, ये आपको +1 में पढ़ी थी, केबीटी। केबी क्या होता है, बोल्टाजमैन कांस्टेंट। केबी की वैल्यू क्या होती है, बोल्टाजमैन कांस्टेंट, और शायद बोल्टाजमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 ×10⁻23 याद होगी ना सबको। तो एनर्जी जो होगी बच्चों एसोसिएटेड, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, केबीटी की। एनर्जी एसोसिएटेड जो होती है, आप ये लिख लो किसके बराबर होगी, केबीटी। तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू रख देना आप लोग, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, हम क्या बात कर रहे थे, टेम्परेचर के लिए। ठीक है, फॉर थर्मल न्यूट्रॉन तो एनर्जी क्या हो जाएगी, थर्मल न्यूट्रॉन के केस में क्या होती है बच्चों, एनर्जी की वैल्यू E = KBT। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू, यहाँ पे एनर्जी की जगह पुट कर दोगे काइनेटिक एनर्जी की जगह लैम्डा = 2m × KB। और थर्मल न्यूट्रॉन के लिए बात करेंगे ये बच्चों एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, फिर अब बात करते हैं फॉर गैस मॉलिक्यूल, फॉर गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल बच्चों हमने +1 में पढ़ा भी था, इसके बारे में पढ़ा था। क्या कहता है कि हमने पढ़ा था एनर्जी एसोसिएटेड विद एच डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF का मतलब बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम, पूरा लिखो क्या, DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कितनी होती थी बच्चों, F/2 KBT। F क्या होता था बच्चों वहां पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए बात करें, फॉर मोनो एटॉमिक गैस क्या होती है बच्चों, एनर्जी की वैल्यू, मोनो एटॉमिक केस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती थी, ये फॉर्मूला होता 3 KBT/T। तो इसके लिए वैल्यू होती थी हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होती थी। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 KBT। ठीक है, एक बार इतना नोट कर लो बच्चों ऊपर से। कर लिया इतना नोट बच्चों, इतना नोट हो गया, हटा दो ऊपर से। अब देखिए ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ से लैम्डा = H/2m KBT। क्या है, 2m × काइनेटिक एनर्जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा = 2m × E। ये मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए E लिख देती हूँ, K.E। ठीक है, तो अब यहाँ पे लैम्डा 2m, एनर्जी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3/2 KBT। गैस मॉलिक्यूल के केस में है बच्चों, ये हो जाएगा H/3m KBT। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ फॉर द गैस मॉलिक्यूल। नोट करिए, फिर इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों नोट, हो गया। अब न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, यहाँ से
हो गया। न्यूमेरिकल देखिए, तो हमारे पास एक रिलेशन क्या आ गया यहाँ से गैस मॉलिक्यूल के केस में H/3m⁴ गैस मॉलिक्यूल्स के केस में, ठीक है। और फॉर थर्मल न्यूट्रॉन के केस में लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन में कितना था 2m⁴ ठीक है। तो ये रिलेशन आपको बच्चों याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो कुछ कह रहा था, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट दे दे, वो चार्ज कांस्टेंट दे, पोटेंशियल कांस्टेंट दे दे, वो टेम्परेचर दे दे, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन इफ इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है आपको फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर वो कह रहा है आपसे आपके पास इन ए मेटल एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कंपेयर इट विद द मीन सेपरेशन, कंपेयर इट विद द mean separation between two electron is R is equals to 2 into 10 raised to the power 10 मीटर, ठीक है। 2 into 10 raised to the power -10 मीटर, माइनस बच्चों, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों क्या निकालोगे, वेवलेंथ ही निकालोगे, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 + 27 300 केल्विन हो जाएगा बच्चों। पुट करिए 6.6 × 10⁻34, ठीक है। किसके लिए बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है आपके पास, किसके लिए बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है। कब, गैस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन भी आता है बच्चों, तो आपके पास टेम्परेचर की दे रहा है, तो क्या लगाओगे, गैस मॉलिक्यूल में आएगा ये वाला कंसेप्ट, तो आपके पास क्या लगाओगे, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन में 3m⁴ अरे गैस मॉलिक्यूल में तो आता नहीं, तो H3 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता ही है 9.1 × 10⁻31, ना भी दे तो क्वेश्चन में अंडरस्टूड वैल्यू याद रखना है। K बोल्टाजमैन कांस्टेंट 10⁻23 टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। ये सब वैल्यूज बच्चों आप लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, 10⁻23 आएगा बच्चों, माइनस का 23। KB बोल्टाजमैन कांस्टेंट 1.38 10⁻⁻23, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज बच्चों यहाँ से क्या कर लेनी है, आपको सोल्व कर लेनी है। कुछ काटेंगे, जब आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 6.2 10⁻⁹ मीटर या 6.2 नैनोमीटर, ठीक है। नोट करिए। दूसरा क्या कह रहा है, सेपरेशन, अगर दो इलेक्ट्रॉन के बीच में सेपरेशन, मतलब R ये दे रखा है, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। इसको रेशो निकालना है, कंपेयर क्या कहा है उसमें, कंपेयर मतलब बच्चों रेशो निकालना है, तो λ/R, तो लैम्डा तो बच्चों ये आ गया 6.2 10⁻⁹ और ये है बच्चों 2 × 10⁻⁻10, तो λ/R, इसको काटोगे तो 3.1, ये 10 ऊपर जाएगा तो इंटू 10, तो आ जाएगा आपके पास ये 10 नीचे 10 ऊपर, तो ये बना 10 से 10 कैंसिल, तो λ/R का रेशियो कितना आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा लगभग, कितना आ जाएगा ये रेशियो आपके पास 31, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाए। तो ये क्वेश्चन था आपका, इस पे बेस नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया नोट बच्चों, क्लियर। अब वो जैसे आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, टेम्परेचर इतना है, तो ये टेम्परेचर के केस में आपको ये कंसेप्ट लगाना, गैस मॉलिक्यूल जैसे वो प्रोटॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, उनका रेशियो पूछ लेता, ठीक है। इसको हाइड्रोजन गैस दे दे, आपको नाइट्रोजन गैस दे दे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से, ये नोट कर लिया होगा ना सब में, जैसे एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे
फाइंड द रेशियो, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ हीलियम पार्टिकल दे रखा है, और एक दे रखा है बच्चों आपको ऑक्सीजन पार्टिकल एंड ऑक्सीजन एट 27 हीलियम, इनका रेशियो निकालना है। फॉर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर ऑक्सीजन टेम्परेचर कितना है बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस। दोनों के केस में टेम्परेचर कितना दे रहा है 27 डिग्री। अज्यूमिंग बोथ आर मोनो एटॉमिक, अज्यूमिंग बोथ आर एंड मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ठीक है। दोनों कैसे हैं बच्चों मोनो एटॉमिक है आपके पास, तो फिर कैसे निकाल सकते हैं? देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे ना बच्चों, इस रिलेशन को मोलर मास की फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 20.56 रूट एम इंटू टी। मतलब लैम्डा जो है हम इसको इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं h अपॉन में 3 mkBT जो रिलेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25.6 m इंटू टी। ये m क्या है मोलर मास, मोलर मास। ये मोलिकुलर मास था जिस पर आप उसको वो करना पड़ेगा, उसका जिसमें अभी लिखे थे ना रूट अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम होता है मास होता है प्रोटॉन, वो सब ऐसे। अब ये मोलर मास की फॉर्म में कैलकुलेशन आ जाएगी, तो आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ से याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास, क्योंकि देखो अब आपको यहाँ से मोलिकुलर मास निकालने की जरूरत नहीं है, मोलर मास की फॉर्म में ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो हीलियम के लिए ऑक्सीजन। जैसे बात करूँ मोलर मास फॉर हीलियम, मोलर मास फॉर हीलियम, हीलियम के लिए कितना होगा बच्चों 4, ठीक है। और मोलर मास फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैसे तो 16 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है ना O2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों 32। तो ये वैल्यू सब यहाँ पुट कर दो, लैम्डा हीलियम डिवाइड बाय लैम्डा ऑक्सीजन, तो आ जाएगा 25.6। ये मोलर मास कितना है इसका 4, टेम्परेचर बच्चों वही दे रखा है, 27 को 273 में ऐड करोगे तो 300 केल्विन, ठीक है। और इसी तरह ये आ जाएगा 25.6 और ये ऊपर जाएगा, तो इसका मोलर मास कितना है बच्चों 32 इंटू रूट 300। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये कितना आ गया रूट 32 डिवाइड बाई रूट 4, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए बच्चों। इसको ऐसे भी लिख सकते हो गया सोल्व, तो वैसे तो ये 32 डिवाइडेड बाई 4 का अंडर रूट लिख लोगे, दोनों अंडर रूट में तो है, 4 8 32, तो ये रूट 8 आ गया, मतलब 2 रूट 2 लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। इसी तरह बच्चों आप इसको भी लिख सकते हो 30.835 एंगस्ट्रॉम रूट टेम्परेचर। इसकी कैलकुलेशन जैसे मास रखोगे बच्चों टेम्प के बी बेल्टाजमैन कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, तो इसका भी ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों रिलेशंस को इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो, ये इसी के बराबर है, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। थोड़ा कई बार परसेंटेज फॉर्म में पूछ लेता है आप लोगों से ना कि परसेंटेज फॉर्म में आप कैसे निकालोगे, नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से। कर लिया, हो गया बच्चों नोट, हो गया 1 2 3 नोट हो गया सबका। अब देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक बार एक और क्वेश्चन देखिए। वो कहता है कि इफ काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल डिक्रीज्ड बाय 3%, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल decrease by 3%, find the percentage change in wavelength, find the percentage change in wavelength, ठीक है। तो इसका एक तरीका तो ये है बच्चों की लैम्डा क्या होता है h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
तो मास सब सेम है, एच सेम है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज है यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे, लैम्डा इनिशियल, लैम्डा फाइनल। ठीक है, पहले इनिशियल मान लिया 100 थी, तो कितनी चेंज होगी बच्चों, डिक्रीज होगी 3%, तो 97 बच गई। ठीक है, फिर आप परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ के लिए क्या करते हो, आपके पास लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल डिवाइड बाय लैम्डा इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला आप लोगों ने परसेंटेज एरर में पढ़ा हुआ बच्चों। ठीक है, क्या कहते हैं, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, चेंज स्टैंडर्ड माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड करते हैं ना, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगी बच्चों, लैम्डा फाइनल की जो वैल्यू होगी, यहाँ से लैम्डा फाइनल यहाँ लिखोगे, लैम्डा फाइनल कितनी हो जाएगी, एच अपॉन में, ये तो सब कांस्टेंट है बच्चों। ठीक है, एच अपॉन में ये वैल्यू कितनी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी बची, 97। मास मूस सब सेम है, या लिखो तो लिख लो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी आपकी 97, यहाँ से ये 97। ठीक है, और आपके पास सॉरी इनिशियल एनर्जी थी बच्चों काइनेटिक की, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इनिशियल क्या हो जाएगी, एच अपॉन में 2m इंटू √100। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू लिख सकते हो, एच अपॉन में 2m, 2m से 2m तो बच्चों दोनों में आपको पता है रेशियो में वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो अब मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, मैं सिर्फ 97 लिख रही हूँ अंडर रूट में, और यहाँ लिख रही हूँ एच अपॉन में 100। अरे मुझे पता है h/2m यहाँ पे कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, आप लिखो तो लिख लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो परसेंटेज चेंज इन लैम्डा कितना आया, h अपॉन में √97 माइनस h अपॉन में, ये h से h भी कैंसिल हो जाए कहीं ना कहीं, मैं लिख ही देती हूँ सारन, तो h/√m, इसमें भी h/√2m, ये कौन सी कितना बचेगा बच्चों, 1/√97 माइनस 1/√100। ठीक है, नीचे भी क्या आएगा, h/√2m नीचे भी आएगा, नीचे क्या होगा h/100 1/100, तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, और इसको क्या कर लोगे सोल्व कर लो। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये है बच्चों। ठीक है, एक और तरीका शॉर्टकट, उससे सोल्व करते हैं, नोट करिए बड़ी जल्दी से इस पॉइंट को। हो गया, ये तरीका एक शॉर्टकट तरीका देखिए, क्या आपके पास काइनेटिक लैम्डा वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है बच्चों, h अपॉन में लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नोट हो गया। अब यहाँ से इसको बच्चों डिफरेंशिएट कर, जैसे मैंने ग्रेविटेशन में पिछली बार आपको बताया था, वैसे भी इस क्वांटिटी को क्या कर लेंगे आप लोग, डिफरेंशिएट कर लेंगे। जैसे मैं कहूँ इस वाली क्वांटिटी को, देखो इजी वाले को समझाती हूँ, लैम्डा बाई एच, लैम्डा किसके बराबर है, h/p के। ठीक है, तो इसका लॉग ले सकते हो आप लोग, लॉग लैम्डा बराबर लॉग h माइनस का लॉग p। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को लिख लोगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, ये आपका डेल्टा h/h, और ये डेल्टा p/p। जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ पे जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वैल्यू आएगी यहाँ से डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, डेल्टा h/h माइनस डेल्टा m/m माइनस डेल्टा इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई डेल्टा इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा आपके पास, ये 1/2 हो रहेगा बच्चों यहाँ पे ना, ये रूट में है ना, सब पे है ना रूट, तो ये 1/2 हो रहेगा यहाँ पे सब पे, ये 1/2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा आपके पास। अब देखो h तो कांस्टेंट है, h तो चेंज होगा नहीं, h क्या है कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू 0, ये भी कांस्टेंट तो इसकी वैल्यू 0। ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1/2 डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3%, तो 3 रख दो यहाँ पे, तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा 100 माइनस 1/2, डिक्रीज हो रही है बच्चों, तो ये माइनस का 3,
डिक्रीज के लिए क्या लगाओगे माइनस, तो माइनस माइनस पर प्लस, तो 3/2%। आंसर कितना आ जाएगा 3/2%। नोट करिए जल्दी से। वैसे भी देखो आपको पता है अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। नोट करिए। हो गया, कर लिया नोट बच्चों। अब इसी तरह के इसमें देख सकते हो, मान ली इसी क्वेश्चन में वो बात करता है तो इसमें भी h तो क्या हो जाएगा 0। इसी क्वेश्चन में कहता है वो कि इफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, इफ मोमेंटम p ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम इतना चेंज हो गया तो h तो 0 हो जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा कितना हो जाएगा माइनस, ये डेल्टा p बाई p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 3, माइनस का 3। परसेंटेज के लिए इधर भी मल्टीप्लाई कर लोगे, अरे ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि h तो कांस्टेंट है ना बच्चों, तो ये 100 माइनस डेल्टा p बाई p मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये परसेंटेज चेंज दे रखी है आपको, माइनस माइनस का 3, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लो बच्चों। नोट कर लिया बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट आपके लिए, वैसे तो कंप्लीट हो गया बच्चों, ये कंसेप्ट इससे बाहर नहीं पूछा जाता आपका, पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। जैसे अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर वो चेंज करता है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम्स में कर सकते हैं, वैसे नहीं आपके पास। जैसे वो ये कहते हैं आपके पास कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है आपके पास पार्टिकल, जिसकी रेडियस क्या है r है, v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। फाइंड द वेवलेंथ, फाइंड वेवलेंथ, लैम्डा पूछ रहा है आपसे, तो कैसे निकालेंगे। जब आपको पता है, ये आपने 3rd यूनिट में पढ़ा था, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करता है तो आपने रिलेशन पढ़ा था, रेडियस r की वैल्यू क्या हो जाएगी mv बाई क्यूबी। तो यहाँ से मैं mv की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ QB/r। वेवलेंथ पूछ रहा है तो लैम्डा की वैल्यू h बाई mv, h m की जगह लिख सकते हो QB/r, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन में QB/r। अब आपको क्वेश्चन में वो मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, रेडियस दे देगा सर्कल की और चार्ज दे देगा, ठीक है, तो आप उससे यहाँ से वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। ये थी आपकी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने मैटर के लिए बताया कि मैटर है द पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। जब भी कोई मूविंग पार्टिकल होगा तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी, जिसमें लैम्डा क्या होगा h/p होगा, फिर उसके अलग डिफरेंट कंसेप्ट हम सब ने डिस्कस कर। आज के लिए बच्चों इतना ही।